आज हम डिस्कस करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन में पाठ योजना से क्या तात्पर्य है और पाठ योजना में कितने चरण होते हैं, एक अच्छी पाठ योजना की विशेषताएं क्या होती है और पाठ योजना निर्माण में विभिन्न चरणों के विस्तार पूर्वक हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं सचिन बंसारे। तो दोस्तों, क्या होता है कि शिक्षक कक्षा में शिक्षण कार्य के लिए जाने से पहले यह विचार करता है कि शिक्षण कार्य को और प्रभावी कैसे बनाया सकता है और वह इसके लिए सुनियोजित व्यूह रचना करता है। वह सुनियोजित व्यूह रचना ही क्या कहलाती है? पाठ योजना के नाम से जानी जाती है। और यह व्यूह रचना शिक्षक लिखित या मौखिक दोनों ही तरीके से बना सकता है। जैसे कुछ विद्वानों ने पाठ योजना की परिभाषाएं बताई गई है। तो जैसे एक प्रसिद्ध विद्वान है एल.बी. सेट्स। एल.बी. सेट्स के शब्दों में क्या है? एल.बी. सेट्स के शब्दों में पाठ योजना वस्तुतः कार्य करने की एक योजना है। इसमें अध्यापक का कार्यदर्शन, दर्शन ज्ञान, अपने विद्यार्थियों के संबंध में उनकी जानकारी, शिक्षा लक्ष्यों का बोध, विषय वस्तु का ज्ञान एवं प्रभावपूर्ण विधियों का प्रयोग में उसकी योग्यता का समावेश होता है। इसके अलावा एक और प्रसिद्ध विद्वान है प्रोफेसर ए.सी. बाइनिंग और डी.सी. बाइनिंग। ये प्रोफेसर ए.सी. बाइनिंग और प्रोफेसर डी.सी. बाइनिंग ये क्या कहते हैं इनके बारे में? तो दैनिक पाठ योजना के निर्माण में उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्य वस्तु का चयन करना, उसे क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना, प्रस्तुतिकरण की विधियों का निर्माण करना ही मुख्य माना गया है। यानी दैनिक पाठ डेली जो हम पढ़ते हैं उनके निर्माण में सबसे पहले क्या करना? उद्देश्यों को परिभाषित करना, फिर पाठ्य वस्तु का चयन करना, उसे क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना और प्रस्तुतिकरण की विधियों का निर्माण करना ही मुख्य माना गया है। एक और प्रसिद्ध विद्वान है बोसिंग। बोसिंग के अनुसार पाठ योजना वह शीर्षक है जिसमें शिक्षक कक्षा के अंतर्गत कुछ निश्चित उपलब्धियों को सुनिश्चित क्रियाओं के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करता है। और बात कही गई है शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय शब्दकोश के अनुसार पाठ योजना किसी पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं में सबसे संबंधित एक ऐसी रूपरेखा है जिसमें उनको उसी क्रम में व्यवस्थित किया जाता है जिस क्रम में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के सामने उन्हें रखा जाता है। और इस प्रकार हम परिभाषाओं के आधार पर दोस्तों हम कह सकते हैं कि पाठ योजना उन उपलब्धियों की सूची का शीर्षक है जिनको शिक्षक कथन में प्राप्त करना चाहता है। इनमें वे सब साधन और सभी क्रियाएं आ सकती है जिनकी सहायता से वे उपलब्धियां प्राप्त की जाती है। इस प्रकार पाठ योजना अध्ययनरत या अध्ययन करने का लिखित कथन है जिसमें नए पाठ से संबंधित सभी बातों को अंकित कर देता है। इसके माध्यम से यह मालूम किया जाता है कि उनके शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या है, छात्रों का पूर्व ज्ञान क्या है तथा वे अपने पाठ का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से करता है एवं छात्रों के ज्ञान का मूल्यांकन किस प्रकार से करना है। पाठ योजना के आधारों के लिए हमें हर्बार्ट की सामान्य विधि का सहारा लेना होता है। हर्बार्ट ने चरित्र निर्माण को शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना है। उनके अनुसार बालक के चरित्र निर्माण में शिक्षक का प्रमुख स्थान है। उसने शिक्षकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक सामान्य विधि प्रदान की है। शिक्षक इस विधि के द्वारा शिक्षण करके शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। जैसे हम बात करें, हर्बर्ट ने इस विधि में 5 सोपान बताए हैं। जैसे सबसे पहले भूमिका बताई है, प्रस्तुतिकरण बताया है, तीसरा तुलना और संबंधों का निर्माण बताया है, चौथा प्रयोग बताया है, 5वां पुनरावृत्ति बताया है। तो जैसे भूमिका के अंतर्गत दोस्तों छात्रों को नए पाठ के लिए तैयार करना होता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर के शिक्षण सूत्र का अनुसरण करते हुए पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है एवं उनको नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है। पूर्व ज्ञान जो है उसका परीक्षण करने के लिए शिक्षक केवल विद्यार्थियों से 3-4 प्रश्न पूछता है। इस सोपान का महत्वपूर्ण कार्य विद्यार्थियों में नए ज्ञान के प्रति रुचि व जिज्ञासा पैदा करना होता है। पूर्व ज्ञान परीक्षण के पश्चात पाठ के उद्देश्य को व्यक्त किया जाता है। इस सोपान में 2 बातों का प्रमुख रूप से अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले पूर्व ज्ञान का परीक्षण, मतलब कि पहले से आपको क्या आता है। दूसरा, नए पाठ के उद्देश्य की घोषणा करना।
नेक्स्ट है प्रस्तुतिकरण। उद्देश्य की घोषणा करने के बाद शिक्षक को छात्रों के सामने विषय सामग्री को प्रस्तुत करना पड़ता है। इस सोपान में छात्रों को नवीन ज्ञान ग्रहण करने के लिए पूरी तरीके से मानसिक क्रियाएं करनी पड़ती है, उनको तैयार करना पड़ता है और शिक्षक को विषय सामग्री इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए कि उसे सरलता और आसानी से ग्रहण किया जा सके बच्चे। इसके लिए विषय सामग्री को क्रम के अनुसार 2-3 इकाइयों में बांटकर और उनके प्रस्तुतिकरण के लिए उचित शिक्षण विधियों का उपयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त शिक्षक को प्रयोग किए जाने वाले दृश्य श्रव्य साधनों, उनके उपयोग के समय और प्रयोग विधि और ब्लैक बोर्ड कार्य का भी पाठ्य योजना में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। तीसरी बात करें तुलना या संबंधों का निर्धारण। इस सोपान के अंतर्गत नए ज्ञान और पूर्व ज्ञान की तुलना करके दोनों में परस्पर संबंधों का स्थापित करना है और इससे उनको ज्ञान बढ़ता है और इसके साथ ही नए ज्ञान को आत्मसात करना आसान हो जाता है। छात्रों के भौतिक एवं सामुदायिक वातावरण को भी नए ज्ञान का संबंध स्थापित किया जा सकता है, परंतु ऐसा करते समय शिक्षकों को इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि जिन तथ्यों की तुलना की जाए उनसे छात्र परिचित हो। इस प्रकार यह सोपान रचनात्मक प्रक्रिया का प्रमुख सोपान है, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को चिंतन करने की प्रेरणा मिलती है एवं उनमें स्वयं खोज करने की आदतों का विकास होता है। इसलिए इस सोपान का आयोजन इस प्रकार करना चाहिए कि छात्रों को चिंतन और खोज करने का पूरा अवसर प्राप्त हो। जैसे हम वर्णमाला की या हिंदी व्याकरण की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले जैसे पूर्व ज्ञान उनको यानी कि 10वीं में उन्होंने क्या पढ़ा, फिर 11th में आए तो 11th में कैसे उनको पढ़ाना है, तो इससे पहले उनको ये पूछ लिया जाए कि क्या आपको वर्णमाला आती है। वर्णमाला आती है तो आप लिख कर बताइए, तो उनको लिखने के लिए दे दिया जाएगा और उनमें से ये 110% सभी बालक उसमें से 52 अक्षर पूरे नहीं लिख पाएगा, इसलिए इसमें से 49, 46, 45 तक कोई आता है तो उनको नए ज्ञान की उनको बताओ कि वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं, तो 52 अक्षर पूरे लिखे। तो पूरे नहीं लिख पाएंगे तो उनको फिर नए हम बताएंगे तो वो नए ज्ञान की ओर बढ़ेंगे। फिर जैसे वर्ण रचना हमने पढ़ी, वर्ण पढ़ाना, वर्णमाला सिखा दी, फिर इसके बाद शब्द के ऊपर चलेंगे, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द के बाद वाक्य के ऊपर जाएंगे, वाक्य से समास, अलंकार, संधि, बहुत सारे फिर पढ़ाने के लिए हमारे पास है। 4th पॉइंट है दोस्तों प्रयोग। इस सोपान में छात्रों को नवीन ज्ञान के प्रयोग करने का पूरा अवसर दिया जाता है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के सोपान में छात्रों को नक्शा भरने, ग्राफ बनाने, रूपरेखा निर्मित करने के लिए कहा जा सकता है। इस सोपान का कार्य छात्रों को नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयोग करने के लिए योग्य बनाता है, क्योंकि प्रयोग करने से प्राप्त ज्ञान मस्तिष्क में पूरी तरह अंकित हो पाता है। 5वां है, लास्ट है, इसके अंतर्गत ये है पुनरावृत्ति। इसके अंतर्गत संपूर्ण पाठ की संक्षिप्त रूप से पुनरावृत्ति की जानी चाहिए, मतलब फिर से रिपीट करना चाहिए। इसके लिए छात्रों से सहयोग लिया जाना अत्यंत आवश्यक है, अर्थात उनसे बीच बीच में प्रश्नोत्तर या प्रश्न पूछकर और प्रयोग कार्य कराकर, लेखन कार्य कराकर संपूर्ण पाठ की पुनरावृत्ति की जा सकती है। इसके अलावा पाठ योजना की उपयोगिता और लाभ के बारे में बात करेंगे। तो पाठ योजना के सफल बनाने के लिए और पाठ योजना बनाने से पाठ का उद्देश्य निश्चित हो जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा है पाठ योजना तैयार करने से पूर्व पाठ का नए पाठ के साथ संबंध स्थापित हो जाता है। तीसरा पॉइंट, पाठ योजना द्वारा अध्यापक को उचित शिक्षण विधि चयन करने में सुविधा हो जाती है। 4th पॉइंट, पाठ योजना तैयार करने से यह ज्ञात हो जाता है कि शिक्षक का शिक्षण सफल हुआ अथवा नहीं। 5वां पॉइंट, पाठ योजना के द्वारा शिक्षक उचित सहायक सामग्री का चयन कर लेता है। 6, पाठ योजना के द्वारा पाठ्य सामग्री और क्रियाओं का संगठन आसानी से हो जाता है। 7वां पॉइंट, पाठ योजना के द्वारा पाठ के शिक्षण में अध्यापक क्रम और नियम से कार्य करने में समर्थ हो जाता है। 8वां पॉइंट, पाठ योजना बनाने से शिक्षक में आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाता है। पाठ योजना की कुछ दोस्तों विशेषताएं हैं, उस बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं कि पाठ योजना की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो एक अच्छी पाठ योजना की बनाने के लिए कुछ विशेषताएं हैं, और जैसे कि पाठ योजना लिखित में होनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, पाठ योजना इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह नए पाठ का संबंध पूर्व पाठ से स्थापित कर सके। तीसरा पॉइंट, पाठ योजना उन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए जिन्हें पाठ प्राप्त कराना है। 4th पॉइंट, पाठ योजना को पाठ के लिए एक उपयुक्त शिक्षण विधि के प्रयोग की ओर संकेत करना चाहिए। 5वां पॉइंट, पाठ योजना के द्वारा शिक्षक को यह ज्ञात हो सकना चाहिए कि वह अपने उद्देश्यों को कहाँ तक प्राप्त कर सकेगा।
छठा पॉइंट, पाठ योजना में व्यक्तिगत विभिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पर शिक्षण देने का प्रबंध किया जाना चाहिए। सातवां पॉइंट, पाठ योजना में पूर्ण पाठ का सारांश होना चाहिए। आठवां, पाठ योजना में मूल प्रश्न सम्मिलित किए जाने चाहिए। नौवां पॉइंट, पाठ योजना में उदाहरणों का प्रयोग यथासंभव किया जाना चाहिए। 10वां पॉइंट, पाठ योजना ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रेरणादायक विधियों का प्रयोग किया जाए हो। 11वां पॉइंट, पाठ योजना में इस बात का संकेत होना चाहिए कि पाठ के पढ़ाने में कौन सी सहायक सामग्री प्रयोग की जाएगी। 12वां पॉइंट, पाठ योजना ऐसी होनी चाहिए जो शिक्षक का उचित रूप से मार्गदर्शन कर सके। अब एक और बात करते हैं कि पाठ योजना बनाते समय ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें हैं। तो पाठ योजना बनाते समय हमें ध्यान देना आवश्यक बातें हैं। जैसे हम बात करें पाठ योजना बनाते समय ध्यान देने वाली योग्य कौन कौन सी बातें हैं, तो जैसे शिक्षण रीति, शिक्षण विधियों पर जितना अधिक ध्यान दिया जाएगा पाठ उतना ही अधिक सफल होगा। कक्षा शिक्षण में उपयुक्त शिक्षण विधि का ही चयन किया जा सकता चाहिए। अध्यापन जितनी हो अधिक उपयुक्त अध्यापन रीति टेक्निक डिवाइस की कल्पना कर सकता है, उसका शिक्षण उतना ही सफल होता है। अध्यापक को पहले से अधिक उपयुक्त अध्यापन विधियों का कल्पना कर लेनी चाहिए। इस प्रकार से वह अपने कार्यों में अधिक सफलता प्राप्त कर सकेगा। पाठ नियोजन का आकार, पाठ सूत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। छोटी कक्षाओं के लिए तो पाठ सूत्र छोटे छोटे होना चाहिए, परंतु यह अपर्याप्त भी नहीं होना चाहिए। पाठ्य वस्तु ने मैटर संबंधी आवश्यक बातें अति संक्षेप में होनी चाहिए। अध्यापन विधियों का उल्लेख विस्तार से करना चाहिए और उनका क्रम इस प्रकार से होना चाहिए कि उनकी सहायता से छात्रों को अपेक्षित ज्ञान प्राप्त हो सके। सोपान, थर्ड पॉइंट है पाठ योजना बनाते समय ध्यान देने वाली बातों में सोपान, यानी पाठ को सुविधा के अनुसार सोपानों में विभाजित किया जाना चाहिए, चरणों में विभाजित किया जाना चाहिए, परंतु वह सदैव आवश्यक नहीं है। सोपान 2 या 3 से अधिक नहीं होने चाहिए। पाठ को सोपानों में विभाजित करने से छात्रों को कई बार श्यामपट्ट सारांश लिखना पड़ता है, अतः उनको पाठ भलीभांति याद हो जाता है। चौथा है श्यामपट्ट सारांश। प्रत्येक सोपान के पश्चात छात्रों को सहायता से श्यामपट्ट सारांश निकलवाना चाहिए। इस विधि से शिक्षक पाठ को समझाने के लिए पश्चात ही श्यामपट्ट सारांश पर आता है। छात्रों में इस कारण पाठ में रुचि नहीं बनती रहती, क्योंकि उसमें उन्हें लिखने का अवसर मिलता है। प्रश्नों का उत्तर देते देते बालक ऊब जाते हैं। कार्य परिवर्तन से छात्रों में रुचि बनाए रखने में सहायता मिलती है। श्यामपट्ट सारांश के विषय में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। आगे बात करें हम, इसका रूप विस्तृत नहीं होना चाहिए। पहला, इसमें विषय वस्तु की सभी मुख्य बातें आ जानी चाहिए। तीसरा, इसमें विस्तार को कम करने के लिए अपूर्ण वाक्य लिखे जाने चाहिए। तीसरा के बाद चौथे की बात करें, श्यामपट्ट पर सारांश की लिखावट स्पष्ट और सुंदर होनी चाहिए। 5वां, प्रत्येक पाठ में सारांश देना आवश्यक नहीं होता, परंतु सुविधानुसार दिया भी जा सकता है। 6, श्यामपट्ट सारांश में शिक्षक को पूरे पाठ का सारांश देने का प्रयत्न करना चाहिए। 7वां, पाठ सूत्र में सारांश अलग से लिखा जाना चाहिए।